Hello everyone, welcome to your own channel English by गजानन सर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन, जो DSSB, यूपी टेट और सीटेट जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोनाउन बहुत आसान है, तो आज का ये सेशन आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बेसिक ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, PYQ और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट इस चैप्टर को खत्म करेंगी, वो भी वन शॉट में। तो अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में आने वाले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस एग्जाम में आपकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउन। सबसे पहले आती है गाइज प्रोनाउन की डेफिनेशन। कहते किसे हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो गाइज बहुत ध्यान से समझना प्रोनाउन होता क्या है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि सर्वनाम जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम में आता है। एग्जाम्पल से समझना, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। सेकंड एग्जाम्पल है इसी में ही आगे, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो हम बार बार राम शब्द को लिख रहे हैं ना, ये गलत लगेगा, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी एक तरीके से गलत है। सही तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे, राम इज अ बॉय पहला सेंटेंस, जब सेकेंड टाइम राम वर्ड आया है उसकी जगह पर हम प्रयोग करेंगे ही प्रोनाउन का। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ये सही माना जाएगा। यहाँ पर ही जो है वो एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है, जो कि राम की जगह पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपके लिए ध्यान रखना, जो प्रोनाउन है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है एग्जाम के लिए, इसके लिए पॉइंट है कि प्रोनाउन का काम ना रेपिटेशन को अवॉइड करना है। इससे क्या है, बार बार में जो नाउन होता है वो रिपीट होता है ना, वो प्रोनाउन की वजह से रिपीट नहीं होता। अब देखिए गाइस कि प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रोनाउन होता है उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा जो होता है वो है पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, ये अधिकार को शो करता है। थर्ड नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 पर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, जो कि संकेत करता है किसी चीज की तरफ। नंबर 5 पर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 7 पर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 8 पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाजनवाचक सर्वनाम। तो गाइस ध्यान रखना, ये प्रोनाउन के टाइप्स हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं और ये उनके सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब एक एक करके हम प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोनाउन आता है गाइस पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो जो प्रोनाउन पर्सन को शो करे, किसी व्यक्ति को शो करे, किसी व्यक्ति के बारे में बताए, उसको ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके देखिए कौन कौन से टाइप हैं, तो 3 भागों में बांटा गया है इनको। पहला आता है फर्स्ट पर्सन, जिसके अंदर 2 आते हैं, एक तो आता है आई और एक आता है बी। दूसरा आता है सेकंड पर्सन, जिसके अंदर यू प्रोनाउन आता है। और तीसरा जो प्रकार है वो होता है थर्ड पर्सन, जिसमें ही आता है, शी आता है, इट आता है और दे भी आता है। तो ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब ध्यान रखना, जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 2 तरीके से प्रयोग होता है। एक तो होता है सब्जेक्टिव
फॉर्म में और एक होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर और एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखते हैं तब क्या लिखा जाता है, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इसको लिखते हैं तब क्या लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखते हैं आई, और जब भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे इसको तो हम मी लिखते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट में बी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर अस लिखते हैं। यू को सब्जेक्ट के स्थान पर यू लिखते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इसको यू ही लिखा जाता है। दे को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर डैम लिखा जाता है। ऐसे ही को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट की बारी आती है तो हम हिम लिखते हैं। शी को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, और हर को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। एक तरफ सब्जेक्टिव फॉर्म और एक तरफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है गाइस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल, जैसे कि शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। ठीक है, इसमें शी जो है ये एक प्रोनाउन है, और मी जो है ये भी एक प्रोनाउन है, यानी कि ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, दोनों की दोनों, चाहे वो शी हो या फिर मी हो। लेकिन शी जो आया है वो आया सब्जेक्ट के स्थान पर, और मी जो आया है वो आया है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो, आई कॉल्ड हिम, यानी कि मैंने उसको कॉल किया या उसको आवाज लगाई। तो इसमें आई जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और हिम जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। एक एग्जाम के लिए आप एक ट्रिक याद रखना गाइस, कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। अगर सेंटेंस में कहीं पर प्रपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद में प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आएगा, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी वहां पर। जैसे कि मान लो बिटवीन एक प्रपोजिशन है, बिटवीन के बाद अगर अपन लिखेंगे प्रोनाउन में तो यू एंड मी लिखा जाएगा। ठीक है, ये सही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया। यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। जबकि अगर कोई इस तरीके से लिखे बिटवीन यू एंड आई तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आई जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ना कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये वाला रॉन्ग माना जाएगा। तो ध्यान रखना, बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आए। इसके बाद में गाइस आता है हमारा दूसरा वाला प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। ये क्या दिखाता है, पजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। कौन कौन से प्रोनाउन इसमें आते हैं, तो माइन इसके अंदर आता है, योर्स आता है, हिज आता है, हर्स आता है, आवर्स आता है, और देयर्स आता है। ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज माइन, यानी कि यह जो किताब है, यह जो पुस्तक है, ये मेरी है। इसमें जो माइन वर्ड है, ठीक है, ये जो माइन वर्ड है ना, ये है पजेसिव प्रोनाउन, ये अधिकार बता रहा है कि ये वाली किताब मेरी है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, दैट हाउस इज देयर्स, यानी कि वह जो घर है वह उनका है। इसमें जो देयर्स प्रोनाउन है ये पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, यानी कि घर किसका है, उनका है, अधिकार दिखाया जा रहा है। ठीक है गाइस। अब इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना। रूल क्या है गाइस, कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता। किस तरीके से, जैसे नीचे दिया हुआ है ना, हर्ष और एक हर्ष, तो एक में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, दूसरे में नहीं लगा है। तो ध्यान रखना, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता। और एक बात और याद रखना, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन वगैरह नहीं आता, या इसके बाद में कोई अलग से कोई चीज नहीं आती, ये अलग रहता है, अकेला आता है। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन जो है ये एक प्रोनाउन है, इसके बाद में अलग से कोई शब्द नहीं आएगा, कोई नाउन वगैरह नहीं आएगी इसके लिए। ठीक है, तो ये रूल आप हमेशा याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स हमारा तीसरा वाला प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, जो कि खुद के बारे में बताता है, अपने बारे में बताता है। कौन कौन से हैं ये, माई सेल्फ है, यानी कि मैं खुद, योर सेल्फ है, तुम खुद, हिमसेल्फ है, वह खुद,
हर सेल्फ है, वह खुद या वह स्वयं, ये लड़की के लिए आता है। इटसेल्फ, यह खुद। आवर सेल्फ्स, हम खुद। और देम सेल्फ्स, वे खुद या वे स्वयं। अब देखिए इसका यूज किस तरीके से करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो ना, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोटिल किया, खुद को चोट पहुंचाई। तो इसमें आई जो सब्जेक्ट है ये खुद के बारे में बता रहा है कि किसको चोट पहुंचाई गई है, खुद को चोट पहुंचाई गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के साथ में माई सेल्फ आएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। दूसरी चीज, एम्फेसिस के लिए, यानी कि जोर देने के लिए, किसी बात पर अगर जोर डालना है, जोर देना है, तो उसके लिए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे, आई डिड इट माई सेल्फ, यानी कि यह मैंने खुद ने किया। आई जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और माई सेल्फ जो आया है ये आई के लिए आया है, यानी कि ये काम जो है ये मैंने खुद ने किया। तो जोर देने के लिए कि भाई ये काम मैंने किया है, इस बात पर जोर देने के लिए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखना ये कॉमन सा एरर है। स्टार्टिंग में माई सेल्फ या स्टार्टिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस में दिया है ना, माई सेल्फ बेंट देयर, तो ध्यान रखना कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं होगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा। सही सेंटेंस बनेगा आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ना कि माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां गया। इस तरीके से नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इसमें जो माई सेल्फ है ये सब्जेक्ट के स्थान पर गलत है। सही सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वेंट देयर, मैं खुद वहां गया, मैं वहां गया। तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो संकेतवाचक सर्वनाम, किसी चीज की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। कौन कौन से हैं ये, तो दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ये चारों के चारों जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो इसमें दिस जो वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। यह पेन मेरा है, इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। दोज मीन्स वो, दूर की चीजों के लिए आ रहा है कि वो किताबें हैं। तो ये क्या है, इशारा ही तो करके बता रहा है कि वो चीज क्या है, बुक्स हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इसका एक रूल याद रखना आप कि नियर मीन्स होता है पास, तो पास की चीजों के लिए तो दिस का और दीज का प्रयोग करते हैं हम। दिस मीन्स होता है यह और दीज मीन्स होता है ये। तो पास की अगर कोई चीज को हम शो करेंगे, दिखाएंगे, तो उसके लिए दिस या फिर दीज का यूज करते हैं। और अगर फार यानी कि दूर की चीज को हम दिखाएंगे तो उसके लिए दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना आप। अगर नजदीक की कोई चीज दिखानी है तो दिस का और दीज का प्रयोग करते हैं, दूर की कोई चीज बतानी है तो दैट का और दोज का प्रयोग करते हैं। एक चीज और याद रखना इसमें आप कि दिस का और दीज का, इनका प्रयोग तो करते हैं नजदीक की चीजों के लिए, और दैट और दोज इनका प्रयोग करते हैं हम दूर की चीजों के लिए, ठीक है गाइस। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछने के काम में आता है, प्रश्न करता है एक तरीके से। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं ये, तो इसमें है हु मीन्स होता है कौन। एक है हुम मीन्स किसे। एक है हुज मीन्स किसका, किसकी। और एक है बिच, यानी कि कौन सा, कौन सी। और इसके बाद में अगला जो है वो है व्हाट मीन्स होता है क्या। तो ये सारे के सारे जो हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन सी, हु है, हुम है,
हुज है, बिच है और व्हाट है, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए इनका यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लो हु आर यू, अगर मैं किसी से पूछूं हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें हु जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। किसी से पूछने के लिए भाई तुम कौन हो, हु आर यू, आप हो कौन, ये पूछने के लिए। अगला एग्जाम्पल देखो, whom डिड यू कॉल, तुमने किसे आवाज लगाई या तुमने किसे कॉल किया, तो इसमें whom जो है ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। अब एक चीज आप याद रखना, एग्जाम की ट्रिक की है, ये याद रखना कि हु जो है ना, ये तो बताता है किसी सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को शो करता है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, जबकि होम जो है ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, ये आप याद रखना, किसी सब्जेक्ट के लिए आएगा हु और किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा होम। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कर्म के सेंस में है। ठीक है, अगला है छठवां प्रोनाउन, और ये कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करता है, संबंध शो करता है, रिलेशन शो करता है। कौन कौन से हैं ये, तो हु है, बिच है, दैट है और हुज है, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का मतलब क्या होता है, तो हु का मतलब है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो, यानी कि इसका प्रयोग जो के सेंस में होता है। ठीक है, बिच का भी वही सेम इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, दैट का भी इसी तरीके से करते हैं, और हुज मीन्स जिसका, जिसकी, जिसकी, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, यानी कि लड़का जो खेल रहा है कौन है, मेरा भाई है। तो जो लड़का खेल रहा है उस लड़के को शो कर रहा है हु, यानी कि संबंध दिखा रहा है खेलने वाले लड़के के साथ में। तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, यानी कि बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वह लड़का, कौन सा लड़का, जो खेल रहा है, उस लड़के से संबंध दिखाया जा रहा है कि वह मेरा भाई है, लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द बुक विच आई वॉट इज गुड, यानी कि पुस्तक या किताब जो मैंने खरीदी, इज गुड कैसी है, अच्छी है। वो किताब जो मैंने खरीदी कैसी है, अच्छी है। तो यहाँ पर बीच जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है, रिलेशन दिखा रहा है कि वो वाली किताब जो मैंने खरीदी कैसी है, अच्छी है। अब एक चीज जरूर आप याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आता है कि जो हु है इसका प्रयोग तो करते हैं हम किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, बीच का प्रयोग करते हैं हम किसी थिंग यानी कि किसी चीज के लिए, कोई वस्तु है उसके लिए बीच का प्रयोग करते हैं। और एक प्रोनाउन है इसमें दैट, दैट का प्रयोग हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और किसी थिंग के लिए भी कर सकते हैं, दोनों के लिए किया जा सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए भी और किसी वस्तु के लिए भी। ये बात आप याद रखना। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है सातवां, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें हम जिस किसी भी व्यक्ति या जिस किसी भी चीज की बात कर रहे हैं ना, वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है भाई कि कौन है क्या है, अनिश्चित है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन है, जैसे कि संबंध, संबंध का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति। एनीवन, एनीवन का मतलब भी होता है वही कोई भी एक। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। समथिंग, कुछ, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ये सारे के सारे जो हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इनका यूज करते हैं हम। जैसे कि समवन इज कॉलिंग यू, कोई व्यक्ति तुमको बुला रहा है, तो यहाँ पर समवन का मतलब है कोई व्यक्ति। अब ये नहीं पता कि वो कौन है, अनिश्चित है वो व्यक्ति, हमको पता नहीं कि भाई कौन है, पर तुमको बुला रहा है। तो कैसे बोलेंगे हम, किस तरीके से प्रोनाउन का यूज करेंगे, समवन इज कॉलिंग यू, कोई व्यक्ति है जो तुमको बुला रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो, एवरीबॉडी इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश है, हर कोई व्यक्ति। अब ये नहीं पता कि कौन कौन है, पर हर कोई व्यक्ति खुश है। तो यहाँ पर जो एवरीबॉडी वर्ड है ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इसके बारे में आप एक रूल हमेशा याद रखना कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना,
ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी कि इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है एवरीवन इज हियर, तो इसको करेक्ट माना जाएगा क्योंकि एवरीवन जो है ये सिंगुलर है माना जाता है एक तरीके से, एक व्यक्ति के सेंस में आ रहा, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब काम में ली जाती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर है। एवरीवन आर हियर, यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब लगाइए तो ये गलत है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये एक तरीके से मैन वर्ब ही है, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरीवन जो है ये एक सिंगुलर माना जाता है इसको, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के सेंस में तो सिंगुलर माना जाता है इसको, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाजन वाचक सर्वनाम। इसमें होता क्या है, किसी चीज को विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए कौन कौन से प्रोनाउन इसमें आते हैं, जैसे कि ईच मीन्स होता है प्रत्येक, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, ठीक है, नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तो ये सारे के सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम कैसे इनका यूज करते हैं, तो देखिए सेंटेंस है पहला वाला, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक जो है वो खेल रहा है, ठीक है, जितने भी लड़के हैं उनमें से प्रत्येक खेल रहा है, तो यहाँ पर जो ईच वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, यानी हर लड़के के बारे में बात की जा रही है कि भाई प्रत्येक लड़का खेल रहा है। सेकंड जो एग्जाम्पल है उसको आप देखो, नाइदर ऑफ देम इज रेडी, यानी कि उनमें से कोई भी तैयार नहीं है, दो की अगर बात की जा रही है तो उनमें से कोई भी रेडी नहीं है, नाइदर ऑफ देम इज रेडी, नाइदर मीन्स ना तो ये ना वो, दोनों में से कोई भी नहीं, तो दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। इनके बारे में भी आप एक रूल हमेशा याद रखना कि इनके बाद में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसी वर्ब लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, किसके बाद में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद में। अब देखिए गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स कौन कौन से हैं। जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाते हो तो वहां पर प्रोनाउन के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे। क्या चीज? पहले रूल में है ईच और एवरीवन, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, इनके बाद में सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। एक रूल आप ये हमेशा याद रखना कि बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, जैसे कि बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई गलत है, तो ध्यान रखना बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट रूल आप ये याद रखना कि वन अगर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट में भी वंस आएगा, जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को उसका जो काम है, उसका जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, तो वन अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वंस लगाया जाएगा खुद के लिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को उसका काम करना चाहिए भाई, तो वन अगर दिया है तो वंस लगाया जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है? हु वर्सेस हूम, तो हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, और हुम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी तब हम हु का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, वहां पर हुम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, हमने प्रोनाउन को पूरा कंप्लीट, बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा कंप्लीट पढ़ा। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। अब हमने जो भी चीजें पढ़ी उनको हम एक बार चेक करके देखते हैं कि भाई कितना आपको याद है, कितना आपने जो पढ़ा उसमें से एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में, तो एक एक करके चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, एवरीवन मस्ट ब्रिंग, खाली स्थान, आउन लंच। अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि एवरीवन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, मस्ट ब्रिंग खाली स्थान, आउन लंच, आउन मीन्स खुद का, लंच सब लोग जानते हो लंच जो होता है, तो हर किसी व्यक्ति को लाना चाहिए क्या चीज? खुद का लंच। तो ध्यान रखना यहाँ पर
एवरीवन आया है, लेकिन हम इसमें लगाएंगे सी वाला ऑप्शन यानी कि देयर। तो एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ऑन लंच, यानी कि हर किसी व्यक्ति को उनका खुद का लंच लेकर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भले ही एवरीवन यहाँ पर सिंगुलर हो, लेकिन हम यहाँ पर देयर लगाएंगे। देयर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इसके अकॉर्डिंग देयर का यूज करेक्ट माना जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिस इज द बॉय खालिस्तान हु वॉन द प्राइज, यानी कि यही वह लड़का है, वॉन द प्राइज, जिसने की प्राइज जीता, पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखना क्या आएगा, विच आएगा, हु आएगा, हुम आएगा या फिर हुज आएगा। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, यानी कि यही वो लड़का है जो कि उपहार जीता। अब यहाँ पर हु जो वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है, आप बता सकते हो मुझे? तो ध्यान रखना गाइस, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, लड़के से संबंध बताया जा रहा है कि भाई यही वो लड़का है जिसने पुरस्कार जीता। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु खालिस्तान ऑलवेज पंक्चुअल। तो शी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, यानी कि वह उन छात्रों में से एक है, हु जो कि। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें भरनी है या वर्ब भरनी है कि भाई कौन सी वर्ब इसमें आएगी। तो एक बात याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि हु के पहले जो एंटीसीडेंट दिया हुआ है, इसका जो पूर्ववर्ती जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो है ये है प्लूरल, और अगर ये प्लूरल है तो ध्यान रखना इसमें प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आर। शी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वह उन छात्रों में से एक है, हु आर ऑलवेज पंक्चुअल, जो कि हमेशा ही समय पाबंद रहते हैं, समय पर आते हैं, टाइम पर आते हैं। इसके बाद में गाइस हमारा चौथा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज डन खालिस्तान ड्यूटी। अब ध्यान रखना, ईच जो है इसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि खिलाड़ियों में से प्रत्येक जो है ना वो उसका ड्यूटी कर चुका है, उसका काम कर चुका है। तो ईच के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसमें, हिज आएगा। क्या आएगा गाइस, हिज इसका राइट आंसर बनेगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज डन हिज ड्यूटी, यानी कि खिलाड़ियों में से प्रत्येक जो है वो उसका कर्तव्य कर चुका है, उसका काम कर चुका है। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, वो है आई मेट अ मैन खालिस्तान कार वॉज स्टोलन, यानी कि मैं एक आदमी से मिला, प्रोनाउन आपको भरना है इसमें, कार वॉज स्टोलन, जिसकी कार चुरा ली गई थी। ठीक है, तो हु है, हुम है, हुज है या फिर बिच है। तो ध्यान रखना, आई मेट अ मैन हुज कार वॉज स्टोलन, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैं एक आदमी से मिला जिसकी कार चोरी कर ली गई थी या चुरा ली गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, हुज। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड खालिस्तान दिस प्लान विल नॉट वर्क। तो आई आएगा, मी आएगा, माई सेल्फ आएगा या माइन आएगा। तो मैंने एक रूल आपको बताया था कि बिटवीन के बाद में या प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई जाती है। तो यू के साथ में क्या आएगा, मी आएगा या फिर आई आएगा, माई सेल्फ आएगा या फिर माइन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा मी। तो बिटवीन यू एंड मी दिस प्लान विल नॉट वर्क, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये वाला जो प्लान है ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि मी। तो गाइज ये थी हमारी प्रोनाउन की आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है कि प्रोनाउन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर कोई सजेशन हो, कोई कमी आपको लगी हो तो मुझे फीडबैक जरूर दें, ठीक है, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूं।
एक बात और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल इंग्लिश बाई गजानन सर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और दोस्तों हाँ, एक बात और याद रखना कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय गाइस।